ये कहानी है मेघा भार्गव की, एक ऐसी लड़की जिसे जिंदगी ने सब कुछ दिया, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी महफूज दुनिया के बाहर एक ऐसा भारत है जिसके बारे में वो बहुत कम जानती है। इसीलिए वो चल पड़ी है बड़ी जोश से उसी भारत को महसूस करने और हो सके तो अपनाने। उसके साथ चल पड़े हैं कैमरामैन राहुल सिक्का, साउंड रिकॉर्डिस्ट चारुलता दासगुप्ता, प्रोडक्शन मैनेजर फैजल रशीद, स्पॉट बॉय कैप्टन और पांडुरंग दूसरों के लिए ड्राइवर, मगर मेघा के लिए भाव। किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेंगे नए। में आपका स्वागत है। इतनी शानदार सड़कें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम 4 घंटे में तो गोरखपुर पहुंच जाएंगे। तुमने होटल बुक किया? हाँ मैम, मैंने कर लिया, मैंने फोन पे बात भी कर ली है। इनफैक्ट मैम, इंटरनेट पे सर्च करते करते मैंने ये देखा कि एक बीमारी है इंसेफेलाइटिस करके, जो गोरखपुर में बहुत मेजर तरीके से फैली हुई है। अच्छा। और कहा जा रहा है कि अब गोरखपुर जो है उस बीमारी का गढ़ हो जाएगा। उस पर कुछ किया जा सकता है? हाँ डेफिनेटली, वहाँ जाके देखते हैं क्या है। ठीक है, फिर मैं 1-2 लोगों से एक बार फोन पे बात कर लेता हूँ, देन आई लेट यू नो। ओके, गुड जॉब। आपका नाम सर? हाँ? आपका नाम क्या है? नाम? आपका नाम? मेरा? जी। इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, आप क्या लादे चढ़ा रहे थे ऊपर? हाँ? आप क्या चढ़ा रहे थे ऊपर ट्रक? ये भूसी है। भूसी? धान की भूसी है। कहाँ ले जा रहा है ट्रक इसको? हाँ? बस्ती में जाएगा, राम जी के मेल में। राम जी के मेल में, बस्ती में जाता है, फैक्ट्री में। अब कब से ये काम कर रहे हैं? अरे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिन हो गया इसलिए ये काम करते हैं। आप इतना बोझ लेके ऊपर चढ़ते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आप गिर जाएंगे नीचे? नहीं, हम लोग को तो आदत पड़ गया है ना रोज करने के लिए। मजदूर आदमी करेगा नहीं तो खाएगा क्या? कितना मिलता है आपको दिन का? मिल जाता है 150-200 जो पड़ जाएगा। और कितनी ये बोरियां ढो के आप ऊपर जाते हैं प्रतिदिन? अब जितनी बोरी लग जाए 60-70 बोरी लग जाता है। आपकी उम्र कितनी है? अब 60-65 जो हो। आपकी उम्र में आप ये जो काम कर रहे हैं, ये तो बच्चे आप कैसे कर रहे हैं? मुझे जैसे अब बच्चे लोग छोटे हैं तो करेंगे, नहीं तो खाएंगे क्या?
कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 5-6 बच्चे हैं। क्या हुआ? चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। फैजल, ये नदी सरयू है ना? यस मैम। कितनी शांत लग रही है। फैजल, जब तुम अयोध्या का नाम सुनते हो तो तुम्हारे जहन में क्या ख्याल आता है? सॉरी मैम, मैं इस बारे में बात नहीं करता। एक्चुअली मैम, अगर आप अयोध्या शूट करने जाती हैं तो मेरे लिए आना बड़ा मुश्किल रहता है। चारों पानी पड़ा है क्या? थैंक्स सर। चारों तेरी मॉम कहाँ है आजकल? मासी के यहाँ। सोच रहे हो यहाँ से वापस जाके बॉम्बे बुला लूंगी, बताओ उनको। हाँ यार, बेटर आइडिया है ना? वहाँ पे आसपास ये रिलेटिव्स और लोग ना सवाल पूछते रहते हैं, डिप्रेस हो जाती है वहाँ पे बैठ बैठ के। मेरे पास आएगी तो माहौल चेंज हो जाएगा, थोड़ा बेटर लगेगा उनको, नहीं? बस पता तुझे क्या ना, तुझे घर का खाना मिलेगा यार बॉम्बे में। हाँ, क्या सही भापे इलिश बनाती है, बताए मेरी मम्मी। ये वेज है नॉन वेज? मछली है सिक्का। यार नाम इतना स्वीट था ना, मुझे लगा कोई मिठाई विठाई होगी। मिठाई? ओए, कल ईद है ना? बहुत सही सिवैयाँ मिलेंगी, बताए। हाँ, कल तो मैं फैजल के नाम पे इतना बड़ा बिल फाड़ूंगा, देखियो। यार उसको कुछ गिफ्ट दे, कुर्ता वुर्ता खरीद के दे सकते हैं ना, उसको अच्छा लगेगा। पागल है क्या? क्यों? प्रोडक्शन वाला है वो, सारे पैसे उसके पास रहते हैं और वो हमें एक रिटर्न गिफ्ट देगा। यार मैं क्यों दूंगा उसको गिफ्ट? कैसी बातें करती है यार? इतना चिंदी है ना तू, दोस्त नहीं है वो तेरा, एक गिफ्ट नहीं दे सकता उसको। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ से मियाँ? ओ माय गॉड, ईद मुबारक। इट टोटली स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड यार। थैंक यू मैम। हम काम की वजह से रोजे नहीं रख पाया तो सोचा ईद की नमाज ही पढ़ के आ जाऊं। अच्छा, अगर आप चाहो तो आज छुट्टी ले लो। हाँ? नहीं मैम, छुट्टी नहीं लेनी है, अभी हॉस्पिटल जाना है। मैं बस यूं चेंज करके आया। हाँ, विश कर दे। मैं करता हूँ। फैजल सर, आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें भी कैप्टन, तुम्हें भी। ईद मुबारक हो फैजल सर। थैंक यू। अरे आज के दिन भी शौक
हाउस में घूम रहा है तू? इसको लगता है कि इसे कपड़े देख के हम भूल जाएंगे कि आज जीत है ना? भैया रात को दावत है और बिल ना प्रोडक्शन में नहीं फटना चाहिए। ठीक है? ठीक है। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपको भी। पैर दिखाना बेटू। प्लेंटर एक्सटेंशन है। देखो इसको जो है ना अभी तो शुरुआत है, एनकेफेलाइटिस हो रही है, तो 1-2 दिन में हो सकता है बेहोश हो जाए। आज इसको भर्ती करा दूं और आज से दवाई शुरू करेंगे तो कम नुकसान होगा। इसको बेटा वायरल एनकेफेलाइटिस के चेंज इन बिहेवियर करके रखना। टीका क्यों नहीं लगवाते हो, क्या सोच के? देहात के रहने वाले कैसी बात करते हैं बेटा? टीवी है देहात में, रेडियो है, और इतनी तो ऐसे लोग हल्ला करते हैं, मीडिया में इतना आता है, फिर भी तुम कह रहे हो कि देहात के रहने वाले हैं। चलो इसको भर्ती कराओ। सर ये जो अभी गए थे, ये तो अभी ना इट्स बिगिनिंग ऑफ एनकेफेलाइटिस। सर ये क्या एग्जैक्टली? एग्जैक्टली एनकेफेलाइटिस है, लेकिन अभी इसके लक्षण उस तरह के नहीं आए हैं जो वार्ड में आप मरीज देखते हैं। वार्ड में देखते हो जो बच्चे मरने वाले होते हैं, जिनकी सांस नहीं चल रही होती है, जो होश में नहीं होते हैं। अभी तो बच्चे की सांस ठीक है, होश में है, तभी भी इसके लक्षण आ गए हैं दिमाग के प्रभाव के। और ये पहले आ गया जी। और ये बीमारी एग्जैक्टली क्या है सर? मस्तिष्क ज्वर है, इसको कहते हैं ना एनकेफेलाइटिस। एनकेफेलाइटिस का मतलब होता है कि जो दिमाग होता है ना, ये खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है, उसमें सूजन हो, उसमें संक्रमण हो, उसको कहते हैं एनकेफेलाइटिस। जी अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं? पहले तो मरीज कम आते थे, 300-400 आते थे। 2004 तक जो है हर साल कभी 900 कभी 800 आते थे, लेकिन 2004 में थोड़े मरीज बढ़े, 2005 में सबसे ज़्यादा आए। 2005 में लगभग 4000 के लगभग यहाँ मरीज आए। 4000। तो मतलब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे एन्सेफेलाइटिस सबसे खतरनाक बीमारी है इस पूरे इलाके की? हाँ, इस पूरे इलाके के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रकोप है और सबसे ख़राब चीज़ है वो एनकेफेलाइटिस है, क्योंकि लोगों को यहाँ आने में डर लगता है जी। एनकेफेलाइटिस के डर से अधिकारी भी सोचते हैं कि गोरखपुर में ना जाए, तो खराब तो है ही है इसका। ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में रहती है। और ये वार्ड है, ये क्या वार्ड? ये आईसीयू है। इन बच्चों के बचने की कितनी संभावना है सिस्टर? जो स्टार्टिंग में लाते हैं तो उनका कुछ रहता है उम्मीद कि अच्छे भी होके जाते हैं। अब जो एकदम सीरियस में चल रहा है, एकदम लो में लोग लाते हैं, 2 दिन पे 3 दिन पे लोग ले आते हैं, एकदम सीरियस हालत में लाते हैं, तो उसी समय उसमें वक्त लगता है।
ये सब जो है एकदम सीरियस में सब है। जितने भी मस्तिष्क ज्वर हैं उनका जो है ना उसके विषाणु के लिए कोई दवाई नहीं है। जो भी दवाई है जीवन को बचाने के लिए है। जो भी उपाय है जीवन को तब तक बचाया जाता है जब तक शरीर विषाणु को बाहर नहीं करती। तो इन टोटल आप कितने मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में? 300 साढ़े 300 रोगी इस समय हैं, जिसमें 80 के लगभग एनकेफेलाइटिस के रोगी हैं। तो एनकेफेलाइटिस के रोगी ज़्यादा हैं बाकी रोगियों की तुलना में। और दूसरे बाकी भी जो बीमारी से पीड़ित हैं? बाकी जो है हमारे पास नवजात शिशु बहुत संख्या में होते हैं। 80 के लगभग नवजात शिशु होते हैं। जो जन्म के समय उनका नुकसान दिमाग का हो गया होता है वो भी होते हैं जी। नवजातों में संक्रमण बहुत होता है वो भी बहुत होते हैं। हमारे पास जो है बच्चों में दस्त है, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, पेट की बीमारियां हैं, यकृत की बीमारियां हैं, वो भी होती हैं। तो ये सारी जो आपने बीमारियां बताई क्या ये ऑल रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है? नहीं, एनकेफेलाइटिस इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कुपोषण से इनका रिलेशनशिप है। अच्छा। जो बच्चे कुपोषित होते हैं जिनका वजन कम होता है उम्र के हिसाब से उनमें रोग ज़्यादा होते हैं और उनमें रोग ज़्यादा होता है तो कुपोषित भी ज़्यादा होते हैं। तो चक्र चलता रहता है यहाँ पे रोग और कुपोषण का। क्या दे रही है खाने पीने को, क्या दे रही है? हाँ, और दे रही है। छोड़ दे तो बेटा इसका ना एटिपिकल फेब्राइल सीजर था। इसको फेजियम और पैरासीटामॉल लिख देना और एक ब्रोंकोडायलेटर। चलो उठ जाओ। इसको ना कमज़ोर हो रहा है, खाना 5 बार खिलाओ। जो तू खाती है ना वही खाना 5 बार खिलाओ। सर मैल न्यूट्रिशन जो है एक बहुत उससे जैसे रिलेटेड बच्चा है 2 साल का बच्चा है 7 किलो वजन है, ये कुपोषित बच्चा है। ये 2 साल का बच्चा था? हाँ, 2 साल का बच्चा 7 किलो है। 7 किलो वजन 6-7 महीने के बच्चे का होता है। Exactly, 2 साल के बच्चे का 12 किलो वजन होता है। ये एनसेफेलाइटिस जो बीमारी और जितनी भी बीमारियां यहाँ पे जो हो रही हैं गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में, क्या इन सब बीमारियों पे ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गरीबों पे इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा जी। ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना, इसके लिए तो आपको जो है पर पॉलिटिकल है, लेकिन आप सर डॉक्टर हैं। नहीं डॉक्टर हम ध्यान नहीं जा रहा है इस पे नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि जो स्थिति है वो आपको बताएंगे कि यहाँ कुपोषण है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, पानी की समस्या है, शौचालय नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, ये सब बात तो बता देंगे, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है ये नहीं। तो व्यक्तिगत तौर पे आप ये मानते हैं कि ध्यान नहीं जा रहा है? ये नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, ठीक है। डॉक्टर खुशवाहा ने अपने दिल की बात खुलकर नहीं बताई, मगर उन्होंने समस्या की जड़ की ओर इशारा जरूर किया और हम चल पड़े उसी जड़ को ढूंढने। ये नाला है, फिर पानी नहीं निकलता। ये नाला, ये नाला है। यही तालाब में चला जाता है। और ये उनका गुसल खाना है उधर से। सारा उनका गंद यहाँ आ रहा है और यहाँ जमा हो रहा है। आपका घर है ये और आपके घर के बाहर ये सब। इधर किसी को बुखार हुआ बच्चे को? हाँ, इन्हीं के उसी के बच्चे के हुआ था। तो अभी क्या स्थिति है आपकी? बच्चा साफ बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाना साफ है। और हाथ पैर भी जो है उसका सब समझावल अपन अलग कर रहे। कुछ बताया डॉक्टर ने क्या बीमारी है? कुछ बीमारी ना है, खाली से कि मस्तिष्क जोर से बुखार के जड़ से। उन्होंने कहा कि इलाज से ठीक हो जाएगा। हाँ बोला है। पहले तो होता रहता तो ठीक ठाक थोड़ा बहुत बोलते रहना है। बोलता भी अब नहीं, उसमें नहीं। उसका इलाज चल रहा है? नहीं, बंद है। कहाँ है? आपने उनका इलाज क्यों रुकवाया? क्या पैसे का मजबूरी? पैसे की मजबूरी की वजह से इलाज रुक गया। इलाज का जब खाए भर के घर में ना आई बाहर का करी
कितना खर्चा होता है? अभी आदमी घर में डेली का 100 रुपये भी नहीं आएगा और 4-5 बच्चे हैं, 2 पर बच्चे और अपने हैं, तो सर बताइए कहाँ से 100 रुपये में काम चल पाएगा। और 30 दिन का महीना होता है, आदमी 15 दिन 20 दिन काम करता, 2,000 आएगा मंथली, 3,000 खर्च, तो कैसे व्यवस्था हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज जो बा उमें तो फ्री इलाज होवेला। नहीं वहाँ पर लिख देते हैं, बाहर से भी दवा जाता है ना उसमें सर, उसमें देते हैं, सिर्फ बेड चार्ज नहीं और डॉक्टर का फीस नहीं सर, बाकी दवा आपको बाहर से लाना है। जो दवा अंदर मिलता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो महंगी दवा होती है बाहर से हमको लेना पड़ता है। एक तालाब है, एक तालाब है, पानी गंदे पानी इसी में गिरते हैं, बाहर निकलने का कोई जगह नहीं है। देखिए वो सेलर पाइप है, वो सब पाइप की वजह से और बीमारियां फैलती हैं। कौन सी पाइप? वो सेलर पाइप, छोटी पाइप जो है, ये 25 फुट 30 फुट की पाइप है, हैंड पाइप छोटी वाली, उसका पानी लोग पीते हैं, इससे बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। हाँ उसी 100 फुट है, 120 होगा, 400, ये 100 फुट है। हाँ ये 100, वो 25 फुट है। हाँ 25 फुट है। तो यहाँ से ज्यादातर लोग यहाँ से पानी पीते हैं? यहाँ से पीते हैं, नहीं आने लायक रखते हैं जो वहाँ अपने उसी पानी से पीते हैं। हाँ उसी से पानी। अब जिसका मकान इधर इसके साइड में, छोटा बच्चा का गंदा वो तो बीच में डाल देते हैं, इसका पानी बाहर किधर जाता भी नहीं। और बच्चे वगैरह सब इसमें नहाते हैं, सब कूदते हैं? हाँ बच्चे कभी नहाते हैं इसमें। लेकिन हम लोग के घर के नहीं बच्चे। स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आता देखने? नहीं, एक बार आए थे, रात को आए थे, मच्छर उच्छर का जांच करने आए थे लोग, वो जांच उसकी बस तुरंत चले गए। वो शाम हुआ, अंधेरा हुआ, अंधेरे में मच्छर उच्छर पकड़े लो, फिर निकल गए। और ये प्रॉब्लम पता नहीं ना जाने कब से चली आ रही है? ये तो हम लोग छोटे से तब से चला आ रहा है, अब भी वही है प्रॉब्लम। आपको खबर है कि यहाँ से अगर आप पानी पियेंगे, ये सिर्फ 25 मीटर नीचे है जमीन के, और ये जो सारा गंदा पानी है वो उसमें से निकल के बाहर आएगा। ये पता है आपको? ये पता है ना? अरे हाँ पता तो बता, वो गंदगी तब भी आप यही पानी पी रहे हैं? कहाँ जाए पिए बेटी, मतलब कहाँ जब वहाँ बात जगह है कहाँ पिए जाए, बीमारी के बतला कौन में बात बा, अब ये सही है बा, बीमारी घर तो बतला हमें कौन दूर आए बा। आपको पता है आप तब भी यही पी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि करेंगे तो क्या करेंगे, यही बोल रहे हैं? नहीं हाँ, मजबूरी है, मजबूरी है। कहीं से पानी दूसरा ऐसा मिलने वाला नहीं है। उस गांव से निकलते हुए मुझे एक ख्याल आया, काश गरीबी और भूख को काटने वाली भी एक वैक्सीन होती। आखिर सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ तो वही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग फैजल, और ईद मुबारक। थैंक यू मैम। मैम आपको मेरा मैसेज मिल गया था ना? हाँ फैजल मिला। कैसा रहा दिन? अच्छा था मैम। उन मरीजों को देखकर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन मेघा मैम को मानना पड़ेगा मैम, वो वार्ड में घुसकर उन डॉक्टरों और पेशेंट से जा के बातें कर रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी मैम वो तो। आई होप तुम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हैं, मास्क वगैरह तो पहने थे ना? मैम शूटिंग में बहुत बिजी हो गए थे हम लोग, इसलिए मास्क पहनने का टाइम ही नहीं मिला। देखो फैजल, तुम लोग एक लंबे सफर पर निकले हो, हेल्थ का ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत बहादुरी दिखाना कभी कभी भारी भी पड़ सकता है। जस्ट बी केयरफुल, ओके? ओके मैम।
कैसी ईद रही यार। क्या बात है यार, बहुत सही। माशाल्लाह, क्या लग रहे हैं? हाँ? थैंक यू थैंक यू। अरे आज ईद है, लेकिन आज जहाँ पे हम लोग गए थे और जो हमने देखा ना, उसके बाद मेरा ईद मनाने का मन नहीं कर रहा। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? फैजल, ईद तो हमें डेफिनेटली मनानी चाहिए। हो सकता है कल हमें ऐसी स्टोरी मिल जाए जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिले। बहुत सही, तालियां। और बेटा, इतनी आसानी से हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं यार, देख पार्टी तेरे को देनी पड़ेगी। अपना शक्ल ठीक कर और कुछ पैसे हाथ में रख। चलो सर। चलो। हाँ, सच धज के आए, इतना सही लग रहा है, बोल रहे हैं मन नहीं है। चल चल आगे आजा, तू नहीं बिल देना यार। तू पहले बनारस गया है क्या कभी? नहीं यार, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बड़ी कमाल की जगह है यार। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार। राहुल सर, लेकिन बनारस देखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है यार, क्यों? वो कहते हैं ना, शाम अवध और सुबह बनारस। सर, सुबह सुबह बनारस बहुत खूबसूरत दिखता है, इसलिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। और हाँ, आपकी फोटोग्राफी भी अच्छी होगी। अरे रहने दो पांडु भाई, ये कभी नहीं उठने वाला है सुबह सुबह। रहने दे, फोटोग्राफी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राहुल सर, आप चिंता मत करो, आपको सुबह सुबह उठाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि बनारस में सुबह सुबह जलेबी का नाश्ता होता है और मुझे बहुत पसंद है। थैंक्स सर कैप्टन, तू है जो मैं समझता है यार। ये लीजिए राहुल सर। हो गया। ठीक है, किसी को चोट आई? किसी को चोट आई? ठीक है ना? चलो चलो चलो, लेट्स गो कॉल द जैन। माय गॉड, ये ऑलमोस्ट गंगा की जितनी बड़ी होगी ना? बहुत बड़ी है। उससे भी बड़ी? तो गंगा, जमुना और घाघरा। हम नर्मदा देखेंगे, अब वो भी बहुत बड़ी है। घाघरा तो गंगा में मिल जाती है, और ये बहुत बड़ी है, बारिश की वजह से और बड़ी हो गई। छुट्टी हो गई स्कूल की, अब कहाँ जा रहे हो? कितना दूर है घर? कितना दूर है? ये हाथ में क्या है आपके? हाथ में क्या है? हैं? तरकुल। दिखाना मुझे। क्यों? गिरा है। अरे दिखा तो दो, क्या है? तरकुल। मैंने कभी नहीं देखा, दिखाओ। अरे सन्नी, क्या हुआ? क्या करोगे इसका? बाय बाय।
जश्न क्यों मना रहे हैं लोग? एक बात बताए, इतना जश्न क्यों मना रहे हैं लोग? अब लोग की प्रथा है, जबकि मनाना नहीं चाहिए। हम लोग तो मेहमान हैं। अब वो जब पुरानिया रहती है लोग तो बाजा बजवाते हैं, कुछ करवाते हैं। किसको कौन मना करने चाहिए? जगह जगह का यह चलान है, दस्तूर है। बनारस में क्या करने वाले हैं हम? अरे फैजल, वही तो ढूंढ रही हूँ मैं। पर ये इंटरनेट यार, ये और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है मुझे। दादाजी, उनसे बात करती हूँ, उन्हें पता होगा। प्रणाम दादाजी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा दादाजी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हम बनारस की तरफ जा रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कोई दिलचस्प जगह बनारस में? अब बनारस तो तुम्हें पूरा ही घूमना चाहिए, लेकिन अब तुमने मेरी राय पूछी है तो तुम्हें 80 घाट जरूर जाना चाहिए। अच्छा, पर क्यों? वहां क्यों? अब तुमने दिलचस्प जगह पूछी तो मैंने तुम्हें बता दी। अब वो दिलचस्प क्यों है, वहाँ क्या मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, वहाँ क्या होता है, ये सब तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ढूंढना होगा। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दादाजी। बाय। फैजल, 80 घाट इट इज। ओके मैम। भजन भगवान की अंत में पछताएगा। हीरा है साकाया एक दिन आँखों में मिल जाएगा। गया धर्म का जो
उस सुबह की खूबसूरती को देखकर मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ किस मकसद से आई थी। उस जगह से मेरा एक अजीब सा नाता जुड़ गया। वहां के लोगों से बात करने के बजाय मैं बस उनकी श्रद्धा और विश्वास को महसूस करना चाह रही थी। दादाजी ने सच ही कहा था, 80 घाट में कुछ तो बात थी। वो बात क्या थी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो सुबह की आरती, वहां आए हुए लोग, चुपचाप बहती हुई गंगा और वहां से नजर आते हुए वो घाट मानो किसी कविता के किरदार जैसे लग रहे थे। शायद इसी वजह से दुनिया भर के लेखक, टूरिस्ट्स, फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट्स यहाँ आकर वक्त बिताते हैं। वहां हर किसी को देखकर लग रहा था कि मेरी तरह वो लोग भी एक अंदरूनी सुकून महसूस कर रहे हैं। लक्ष्मी घट जाई कहे गए। पर मुझे क्या पता था कि मेरे ख्यालों की इस उड़ान से मुझे जमीन पर लाने वाला एक आदमी भी मुझे उसी घाट पर मिल जाएगा। एक ऐसा आदमी जो मुझे बनारस का दूसरा पहलू दिखाएगा। शहर है गंदा, सड़कें जाम, हो गए कितने हम बदनाम। पता नहीं। नमस्कार जी। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ जी, आपने पीछे कुछ लिखा हुआ है। तो फिर? नहीं कुछ नहीं, उसको देख के मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में? मैंने ऐसा क्यों लिखा है? जी चलिए हम आपके ऑटो में आपके साथ चले। चलिए आप मेरे साथ, और रास्ते में हम आपको सब कुछ बताते चलूंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। फैजल मेरे साथ आओ। फॉलो अस। सर आपका नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया अपना। शेखर। शेखर। शेखर जी आप बनारस में ही पले बड़े? हाँ, इस शहर से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। वहीं मैं पैदा हुआ और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो आपने ये जो अपने रिक्शा के पीछे जो लिखा है उसका कारण क्या है? मेरा मानना ये है कि किसी भी समस्या के समाधान का अगर आप हिस्सा नहीं हैं तो वो समस्या भी आप ही है। कहने का मतलब ये है, इस शहर में गंदगी आप देख रहे हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। इस समस्या के लिए यहाँ के लोगों को जागरूक होना। तो जागरूकता की तो बात बाद में है, पहले सबसे बड़ा बात वजह कौन है, वजह क्या है? हमारी ही वजह से ये है ना। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी तो हमारा कुछ प्रयास होना चाहिए। जी। हम अपने अधिकार जानते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर का कचरा आके साफ करें, और वो कचरा मैंने ही अपने घर के सामने फेंका है। इस शहर में प्लास्टिक पे प्रतिबंध है। आप हर ठेले पे देखते चले जाइए, आपको पूरे शहर में, पूरे चौराहे पे, पूरे हर जगह प्लास्टिक ही दिखाई देगा। प्लास्टिक पे वैसे प्रतिबंध और प्लास्टिक पे प्रतिबंध है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, इसका प्रयोग करने पे आपको जुर्माना देना होगा। जी। लेकिन कितना बढ़िया प्रतिबंध है आप देख रहे हैं। अभी आप सामने बाएं तरफ देखिए, हमें शर्म आती है कि हम बनारस में। ये जो कचरा है इधर, क्या कहेंगे इसे? यहाँ खड़ा होना भारी पड़ रहा होगा आपको, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी मानने को हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान भी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करे। जी।
लेकिन मैं अच्छी तरह ये बात जानता हूँ कि प्रशासन बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि बनारस में चेंज हो। क्यों सर? इसलिए कि जब तक बनारस ऐसे ही बना रहेगा, वो मलाई वाली दूध पीते रहेंगे। जिस दिन बनारस बदल जाएगा, उनके नसीब में एक गिलास मट्ठा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये मलाई वाली दूध चलेगी कब तक? जब तक यहाँ के लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। जी। अगर ये पान की दुकान मेरी होती जी, तो मैं उस आदमी को 20 जूता मारता जो ये कचरा यहाँ यूं फेंक के जा रहे हैं। प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया गंगा को साफ रखने के लिए कि उसमें साबुन का प्रयोग वर्जित है। अब कोई उनसे पूछे कि भैया साबुन लगाने से गंगा मैली हो रही है कि तमाम कल कारखानों के जो प्रदूषित जल हैं और उनको जो गंगा में गिराया जा रहा है, गंगा उससे प्रदूषित हो रही है। पहले उनको रोकिए। हम घर में अपने पूजा पाठ करते हैं, पूजा की जो वेस्ट सामग्री होती है उसको भी ले जाके पॉलीथीन में लपेट कर गंगा में ही डाल देते हैं। हमने उसको डस्टबिन बना लिया है। जो आक्रोश नहीं आपके दिखाई अंदर देता। है, जो आप फील कर रहे हैं, क्या बाकी लोग भी फील करते हैं? वो तो काफी संतुष्ट लग रहे हैं मुझे। इसकी वजह एक ये है कि वे इसे अपना भाग्य मान चुके हैं। कि आप कितना भी चिल्लाओ, जिन प्रशासन के आगे हल्ला मचाओ, प्रशासन नहीं सुनेगा। तो उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने हार मान ली है और उन्हें कोई नायक नहीं मिल रहा। बनारस में आपको नेता बहुत मिलेंगे, नायक नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी एक हाल की घटना बता रहा हूँ। 1-1.5 महीने पहले बनारस में इलेक्शन हुआ था मेयर का, और इस इलेक्शन में बनारस में वोटिंग हुई थी 38%। तो जब शहर के मेयर के लिए इलेक्शन में 38% वोटिंग होगी तो शहर का तो भगवानी मालिक है। और उस 38% में 50% उसको वोट मिले होंगे, तो यानी कि मिला जुला के 20% पूरे शहर में 20% लोगों का समर्थन उसको मिला। वो आदमी शहर का मेयर बन गया। यानी कि इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उस आदमी को 80% लोगों का समर्थन नहीं है। समझ रही हैं आप? जी बिल्कुल। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप मेरी बात समझिए। हो सकता है मैं आपको न समझा पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ रही हूँ। और जो पहले का बनारस था और जो अब का बनारस है, आपने तो दोनों बनारस देखे। हाँ। क्या अंतर है? पहले बनारस में पैसा नहीं था, अपनापन था, मोहब्बत थी। अब अपनापन नहीं है, मोहब्बत नहीं है, अब पैसा है। लोग पैसे कमाने के लिए वो अपनापन, मधुरता इसकी खत्म हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, आपने हमें बनारस दिखाया अपनी नज़रों से। और आई होप आपका जो संदेश है लोग सुने, उस पर अमल करें। कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप अपने माध्यम से जी क्या कहना चाहते हैं? यही कि अब भी 21वीं सदी में जी रहे हैं। भूल जाएं पिछली पुरानी बातों को, पुराने प्रज्ञानुचित विचारों को। जब तक वे अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तब तक बनारस बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए मेरी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। शेखर एक आम ऑटो ड्राइवर, लेकिन नेक ख्यालों वाला एक खास इंसान। उसका संदेश मेरे कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, इस बात से मुझे बेहद खुशी मिली। अगर हर शहर में ऐसे सैकड़ों शेखर हों तो हमारे देश की तो शक्ल ही बदल जाए।
जहाँ किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेंगे नए।